अब एक काम करते हैं, सपोज मैं एक्सिस को चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, सी दिस, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इन जनरल कोई भी पॉइंट है, इट इज नॉट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ये कोई भी एक नॉर्मल पॉइंट है बॉडी के ऊपर, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, इस पॉइंट का नेम है ओ, यहां से एक्सिस पास हो रही है। तो ओ मतलब पता है क्या, ओ का ऐसे बोलो, ओ इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी। तो एक ऑर्डिनरी पॉइंट है और उसमें से एक्सिस जा रही है। नाउ मैंने देखो एक्सिस चेंज कर दिया, नाउ दिस इज अवर एक्सिस। तो क्या लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा कि वो सेम टू सेम रहेगा? विल इट बी सेम IC ओनली और इट विल चेंज? डेफिनेटली इट विल चेंज, चेंज होगा। लेट्स से नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम IO, ये देखो इधर लिखा है। So for this particular axis, moment of inertia becomes IO. For this axis, it is IC. बहुत इजी है। अब देखो मैंने आपको बताया था ये जो एक्सिस है वो O पॉइंट से पास हो रही है। O की कोई स्पेशलिटी नहीं है, O इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। O आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, O इज ऑर्डिनरी। C इज स्पेशल पॉइंट, C सेंटर ऑफ मास। अब देखो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिख रहा है कुछ डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एक्चुअली में ये जो दोनों एक्सिस है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, दिस इज अ कंडीशन। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है तो आप ये थ्योरम लगा ही नहीं सकते। द टू एक्सिस हैज टू बी पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई नेम इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोनों एक्सिस सपोज पैरेलल है, तो अब इन एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दिख रहा है डिस्टेंस दोनों के बीच में, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। See, this is the distance between the two axes. ये distance है h. We have to denote this distance by h. ठीक है, मेरे साथ प्लीज आप भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। You can draw along with me. ठीक है, तो अभी देखो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी क्या? नहीं होगी ना सेम, ठीक है। अब थ्योरम क्या है पता है? आई एम टेलिंग यू द थ्योरम नाउ। थ्योरम ये है that IO is equal to IC। यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो आप गलत बात कर रहे हो, दो अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होती है। मैंने कल बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस एज यू चेंजेस द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, IO इज नॉट इक्वल टू IC एक्चुअली। थ्योरम ये है कि IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। दिस इज अ थ्योरम, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये h दिख रहा है, h is the distance between these two parallel axes, okay। और ये m दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? m is the mass of this body, m है इस बॉडी का मास, h is the distance between two parallel axes। तो ये क्या है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर है, ये मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम आपको हेल्प करेगा इन फाइंडिंग, दिस थ्योरम विल हेल्प यू इन फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any ordinary axis if moment of inertia about an axis passing through center of mass is given। अगर IC तुम्हारे पास है तो IO फाइंड आउट करने के लिए ये थ्योरम आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। मतलब एक एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो दूसरी एक्सिस के लिए आपको निकालनी है, उसमें ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। और ये कोई लेमिनार बॉडी के लिए नहीं है, इट इज फॉर एनी बॉडी पर्टिकुलरली। थ्योरम लिख लो, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। अब हम लोग इसके बाद अब इसका प्रूफ देखेंगे, वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला। प्रूफ से पहले आप थ्योरम थोड़ा समझ के ले लो, प्रूफ हो जाएगा डोंट वरी, बट पहले पूरा समझ के ले लो एंड कंप्लीट दिस डायग्राम प्लीज। थोड़ा अच्छा बड़ा बनाओ, अगर छोटा बनाया है तो फिर से बनाओ, थोड़ा बड़ा करके बनाओ, इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, ठीक है। इज इट डायग्राम ओवर? आगे बढ़े। नाउ पुट द हेडिंग, हेडिंग पुट करो प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ कैसे करना है ध्यान से देखो। सपोज ये जो बॉडी है
this I can assume that this body is made up of large number of particles. बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स की कलेक्शन से बनी हुई है. तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ. सी, ये पॉइंट पी दिख रहा है, ये मैंने पी पॉइंट लिया. यहाँ पे एक पार्टिकल लोकेटेड है. लेट्स से सम पार्टिकल इज लोकेटेड हियर. द मास ऑफ दैट पार्टिकल इज लेट्स से dm. dm मास है, ठीक है. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एक्सिस. एक्सिस और ये पॉइंट के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाना है, ठीक है. आई वांट टू ड्रॉ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड दिस पॉइंट्स, ठीक है. अब देखो, डायग्राम में आपको ये लग रहा होगा, डायग्राम को देख के तो ये लगता है कि सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये देखो, ये ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नहीं, लेकिन आप गलत हो. एक्चुअली ये थोड़ा मिसलीडिंग डायग्राम है. जो P पॉइंट है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा that P पॉइंट इज स्लाइटली अबव द C एंड O पॉइंट. C और O से थोड़ा ऊपर है P पॉइंट. एक्चुअली P पॉइंट ऊपर नहीं है. P पॉइंट इज इन द सेम लेवल विद C एंड O, ठीक है. थिंक ये बॉडी है, ऐसे 3 डायमेंशनल बॉडी है. C और O पॉइंट आगे है, P पॉइंट जस्ट पीछे है. बट ऑल दिस पॉइंट O, C, P, सपोज ये तीनों पॉइंट एक ही हाइट पे हैं, दे आर एट सेम लेवल. P पॉइंट जस्ट पीछे आप ले सकते हो, इट इज बैक साइड सपोज, बट इट इज एट सेम हाइट एज ऑफ OC. तो P का जो डिस्टेंस है ना इस एक्सिस से, वो डिस्टेंस ये होगा. दिस इज द डिस्टेंस. PC is the distance of this point from first axis, okay. और ये जो P पॉइंट है, इसका जो ऑर्डिनरी एक्सिस है, ये दिस इज द ऑर्डिनरी एक्सिस. इससे डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस, ठीक है. So OP and CP are the distance of this point from these two axes, ठीक है. अब थोड़ा इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं. लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शन. क्या करो, ये जो OC है ना, एक्सटेंड दिस OC सेगमेंट. OC को आगे एक्सटेंड करो लाइक दिस. एक्सटेंड OC, okay. On this extended part, draw the perpendicular from P point, ऐसे. लेट्स से ये परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा ना, लेट्स से इट फॉल्स एट पॉइंट M. PM is a perpendicular drawn on OC, extended OC, ठीक है. क्लियर, ठीक है. कंस्ट्रक्शन किया है हमने थोड़ा बहुत. अब देखो, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल PMO, ठीक है. आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो ये PMO ट्रायंगल है वो वर्टिकली स्टैंडिंग है, इट्स अ वर्टिकल ट्रायंगल. बट इन रियलिटी जो ये PMO ट्रायंगल है वो हॉरिजॉन्टली लाई करेगा. P पॉइंट ऊपर नहीं है, P पॉइंट O और C के साथ सेम हाइट पे है, सिर्फ पीछे की तरफ है. एक्चुअली सोचो ये ट्रायंगल कोलैप्स होके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. एक्चुअली ट्रायंगल इज हॉरिजॉन्टल, वी आर फीलिंग इट एज अ वर्टिकल, ठीक है. सो ये ट्रायंगल आप बना लो प्लीज. फिनिश्ड. तो डायग्राम अभी आपके सामने है, ओके. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद मैथमेटिकल पॉइंट्स. कंप्लीट दिस डायग्राम. जो चेंजेस किए मैंने कर लो इसमें कंप्लीट, ठीक है. प्रूफ. चलो एक काम करते हैं, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखवा रहा हूँ, वो आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में मिल जाएगा. बट एक या दो लाइंस में थोड़ी डिस्क्रिप्शन की लिखवा देता हूँ, जस्ट फॉर योर आइडिया. आपको पढ़ने पे पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है. राइट ऑन सम डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस. लिखो, लिखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप having center of mass C, having center of mass C, full stop. Let O be the ordinary point, let O be the ordinary point, full stop. Consider a point P on the body, consider a point P on the body, full stop. Let DM, ये वाला DM, let DM
be the mass of a particle situated at point P. Let dm be the mass of a particle situated at point P. Full stop. Extend segment OC. Extend segment OC and draw perpendicular PM. मैं रिपीट कर रहा हूं. Extend segment OC and draw perpendicular PM on it as shown in figure. ठीक है, क्लियर. ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया. चलो अभी मैथमेटिकल स्टेप्स चालू करते हैं. राइट डाउन मैथमेटिकल स्टेप्स नाउ. इन ट्रायंगल PMO मैं ये लिख सकता हूं OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. ये क्या है? ये पैथागोरस थ्योरम लगाया मैंने. आगे बढ़ते हैं. नाउ यू सी द OM सेगमेंट जो ना, ये OM को आप ब्रेक कर सकते हो. OM को हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं. OM को वी कैन राइट एज OC प्लस CM. OM को ब्रेक करके ऐसे लिखो OC प्लस CM द होल स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर. ठीक है. अब ना ये सी दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करो. एक्सपांड दिस ब्रैकेट. इट इज लाइक A प्लस B द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगी इधर. एक्सपांड दिस ब्रैकेट. इट इज OC स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू CM. लास्ट में आएगा ये PM स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा OP स्क्वायर. ठीक है. ओके, ठीक. नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय DM. वो आप खुद लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय DM. लिखो. ओके, लिखा. अब मल्टीप्लाई करो भी ना, करो मल्टीप्लाई. इट बिकम DM OP स्क्वायर equal to wait a minute. एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल गया हूँ. एक काम करो, इन द लास्ट स्टेप्स ये जो है ना CM स्क्वायर और ये PM स्क्वायर, इन दोनों को अंडरलाइन करो. CM स्क्वायर और PM स्क्वायर को अंडरलाइन दिस. CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. डायग्राम में देखो, CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर क्या हो जाएगा? CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर विल बी PC स्क्वायर. या तो उसकी जगह PC स्क्वायर लिखो और उसके बाद आप DM से मल्टीप्लाई करो प्लीज. सॉरी, थोड़ा चेंज हो जाएगा. आप एक दो लाइन कट करनी पड़ेगी. फर्स्ट डू वन थिंग. आपने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय DM, इट्स ओके, लेकिन मल्टीप्लाई करो मत. पहले आप क्या करो, इन दोनों को कंबाइन करो. CM स्क्वायर PM स्क्वायर कंबाइन करके राइट ऑन CP स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप DM मल्टीप्लाई करो. ठीक है, लिख दिया, इट्स ओके, डोंट कैंसिल, बट मल्टीप्लाई बाद में करो. पहले इन दोनों को कंबाइन करो. ठीक है, क्या आएगा? पहले इन दोनों को कंबाइन करके CP स्क्वायर लिखो, उसके बाद DM मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट लास्ट, DM OP स्क्वायर इक्वल टू DM OC स्क्वायर प्लस DM CP स्क्वायर. ये CP आया है इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की प्लेस पे ही आएगा. ठीक, CP को भी मैंने अंडरलाइन कर लिया. प्लस एक लास्ट स्टेटमेंट ये आएगा 2 DM OC इंटू CM. ठीक है ना.
आई थिंक ये आ जाएगा आपका, फाइनली ये स्टेटमेंट आना चाहिए, देख लो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, सो अब आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं तो इसी स्टेप में कर देता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में करना, इंटीग्रेशन दे दो सारे टर्म्स को। गिव इंटीग्रेशन, आपका ऐसा कुछ आएगा एक्सप्रेशन। मैंने ये टर्म लास्ट में लिखा है, आपका ये टर्म बीच में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑल दिस टर्म्स शुड बी देयर। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सी द लेफ्ट हैंड साइड नाउ, देखो ये जो डीएम है ना, इट्स अ मास ऑफ वन पार्टिकल, और ये है ओपी। ओपी ध्यान से देखो, ओपी, ओपी इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस एक्सिस। ओपी जो है ना वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है। सो ये है मास ऑफ अ पार्टिकल और ये है डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दैट दिस सेम टर्म इज रिटन फॉर ऑल पार्टिकल्स। ये टर्म आपने सारे पार्टिकल्स के लिए लिखा है और सबको सम कर दिया है, सबका समेशन कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब है दिस टर्म इज फॉर ऑल पार्टिकल्स एंड इट इज एडेड। कोई बता सकता है ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज LHS इक्वल टू? एनीबॉडी? LHS इज इक्वल टू व्हाट? एनीबॉडी माइक ओपन करके बता सकता है? ओके, सुमित विश्वकर्मा, साहिल पाटिल, काफी करेक्ट आंसर दे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट ये जो है, हाँ 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 करेक्ट है, काफी सारे स्टूडेंट के राइट आंसर्स आ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ओपी स्क्वायर, ये जो है ना, इट इज इक्वल टू आई ओ, ये आई ओ है। इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ऑर्डिनरी एक्सिस, करेक्ट है। ठीक है, ये आई ओ हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, इट्स डीएम ओसी स्क्वायर। ठीक है, पहले आप काम करो, ओसी को देखो, ओसी, ओसी इज इक्वल टू एच ना, ओसी तो एच है ना, तो क्या करो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ओसी की प्लेस पे एच लिखो, इन प्लेस ऑफ ओसी राइट ऑन एच। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बट ओसी की जगह एच लिखो। नाउ कम टू दिस टर्म डीएम सीपी स्क्वायर। अब लुक एट द सीपी, सीपी, सीपी is a distance of this particle again from the first axis। ठीक है, so ये है mass of a particle, ये है distance of the particle from the axis, mass distance square, mass distance square है ये इंटीग्रेशन। तो ये क्या हुआ पता है? चलो बढ़िया है, कुछ स्टूडेंट तो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये IC है, करेक्ट है, ऑल आर गिविंग आंसर IC, करेक्ट है। ठीक है, मेरी बहुत एक तमन्ना है कि जो स्टूडेंट का मैसेज कभी नहीं आया मुझे, जो कभी कुछ आंसर नहीं देते हैं, मेरी विश है कि अब की बार उनका आंसर आना चाहिए। प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी। जो स्टूडेंट नहीं आंसर देते हैं वो कभी नहीं देते हैं, ऐसा गलत है। थोड़ा ध्यान दो, इतना हार्ड नहीं है। अगर ये जो 10-15 स्टूडेंट हैं जो रिपीटेडली आंसर दे रहे हैं, अगर वो दे सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते हो? ठीक है, यू आर नो वे लेसर देन देम। आपको थोड़ा खाली ध्यान देना है लेक्चर में। सही, जिन स्टूडेंट के आंसर पहले कभी नहीं आए हैं, प्रणील घारी, प्रणील गाड़ी, करेक्ट है आपका आंसर IC। ये न्यू फर्स्ट टाइम आया प्रणील का आंसर। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, तो दिस विल बी IC प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यू नो 2 इज अ कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट होता है, 2 को आप बाहर ले सकते हो। ये OC जो है ना, अब चेक करो, OC इज इक्वल टू स्मॉल h, OC को स्मॉल h लिख दो, बाकी क्या है, DM इंटू CM। इन प्लेस ऑफ OC यू राइट ऑन स्मॉल h, 2 को बाहर ले लो भले इंटीग्रेशन से, अंदर आएगा H DM CM। दिस शुड बी योर लास्ट स्टेप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो,
नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ. डू यू नो ये जो h है ना, h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. h कांस्टेंट है, h एक कांस्टेंट है. कैसे? अगर आप ये पार्टिकल के बाद कोई दूसरा पार्टिकल पिकअप करोगे, लेट्स से इफ आई टेक पार्टिकल हियर, ये पार्टिकल के लिए भी ये h तो उतना ही रहेगा ना. h is not going to change for this particle. if you take this particle, cp चेंज हो जाएगा. cp इतना है ना, वो इतना हो जाएगा. ओके, ओपी विल आल्सो चेंज. ओपी ये ना, तो अगर आपका पार्टिकल इधर है तो आप ये ओपी हो जाएगा, बट एच विल रिमेन कांस्टेंट. सो रिमेंबर एच कांस्टेंट है, तो हम लोग एच को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं ना. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू डू, वी विल टेक एच स्क्वायर आउटसाइड द इंटीग्रेशन. सो जो अगर ये एच स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर गया तो बाकी बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बी इक्वल टू एम. डीएम क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल. इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब सारे पार्टिकल्स के मासेस को इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल मास ऑफ बॉडी मिलेगा ना. ठीक है, तो समझो ये. हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग एच आउटसाइड. ओके, और बाकी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बचेगा विच इज एम. ठीक है, सो राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप लाइक दिस. आई ओ इक्वल्स टू एच को बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस आई सी, और जो अगर लास्ट टर्म है उसमें भी h प्रेजेंट है, उस h को बाहर लो. 2h इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू cm. इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू cm. यहां तक समझा? हाँ. आई ओ, भले आप साइड में रीजन लिख सकते हो, सिंस h इज कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हो रीजन, सिंस h इज कांस्टेंट. इसके लिए हमने h को बाहर लिया इंटीग्रेशन से. Now what is integration of dm? Integration of dm will be total m. इसका फिजिकली मतलब है summation of all the masses, summation of all the particles. उससे पूरा बॉडी बनेगा ना, m h स्क्वायर प्लस आई सी. ठीक है, प्लस. देखो आपका थियरम ऑलमोस्ट बन चुका है. Your theorem is almost ready. What you got till now? IO equal to ये देखो IC plus MH square. यही थियरम है ना. This is our theorem. तो ये तो ऑलरेडी बन चुका है. तो पता है इस टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? ये टर्म तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए ना. ठीक है, तो काम करते हैं ना, चलो एक काम करते हैं, इसको 0 डाल देते हैं. ऐसे क्या करने का, डाल दो इसको 0 लिखो, इसको 0 लिख दो. आपका काम हो गया. बोलो हमारा काम से मतलब है, हमारा काम हो गया, 0 डाल दो. ठीक है, तो आपको देखो फाइनली स्टेटमेंट आ गया. हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसको 0 क्यों डाला आपने. ठीक है, तो आपको क्या, आपका आपका काम हो गया ना. स्कूल में पूछते थे क्या टीचर्स को कि सर ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया? हाँ, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ मैं, आपको रीजन बताऊंगा. आई विल टेल यू रीजन, बट पहले 0 लिख लो. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू रीजन, बताता हूँ. पहले आप कंप्लीट कर लो. आई ओ इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज करके लिखो, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. ठीक है, एक काम करो, ये रीजन मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली. आई एम टेलिंग यू नाउ, जस्ट इसके बाद बता देता हूं मैं. खाली एक काम करो, लेकिन 0 लिखा ना आपने, जहां पे 0 के साइड में आप रीजन लिख लो. पहले आप रीजन लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जहां पे हमने ये 0 सब्स्टिट्यूट किया उसके साइड में आप रीजन लिखो. रीजन मैं बता रहा हूँ. रीजन आप ये लिखो, राइट ऑन दिस रीजन. सिंस सम ऑफ all movements, sum of all movements about center of mass, ये है center of mass is 0. ये रीजन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. since sum of all movements about center of mass is 0. हाँ, रीजन लिख लो.
ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को ये समझना है कि सर ये जीरो क्यों लिखा, अल्टीमेटली हमने जीरो कैसे हो गया वो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे है ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहले वो समझानी पड़ेगी, उसके बाद आपको वो रीजन समझ में आएगा। मतलब दिस रीजन ऑफ दिस जीरो आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रीजन। ठीक, रीजन ध्यान से सुनो। सपोज ये कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, लेट्स से इट इज एनी बॉडी, ठीक है। अब कोई भी एक बॉडी ऐसे ड्रॉ कर लो, लेट्स से मैंने रॉड के शेप में एक बॉडी बनाई है, ठीक है। हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है। अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेट्स से एक पार्टिकल ले लो डीएम, टेक एनी वन पार्टिकल, इट्स मास इज डीएम, और इसका इसका जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। ऐसे बाकी पार्टिकल्स भी होंगे, सब पार्टिकल्स का डिस्टेंस हम लोग सेंटर ऑफ मास से मेजर करेंगे, बस वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मेजर होगा हर चीज का। सपोज अभी देखो ऐसे करो, डीएम इंटू एक्स, डीएम इंटू एक्स या एक्स इंटू डीएम, कुछ भी लिख सकते हो, डीएम इंटू एक्स। ये आपने एक पार्टिकल के लिए किया, ऐसा मैं दूसरे पार्टिकल के लिए भी करूंगा। मतलब दूसरे पार्टिकल का मास इंटू दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से मेजर करना है सब पार्टिकल्स का। एक्स इंटू डीएम ऐसा आपने एक पार्टिकल के लिए किया ना, ऐसे ही सारे पार्टिकल्स के लिए हम लोग करेंगे, मतलब ऐसे अज्यूमिंग, ठीक है। अब इसमें देखो सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो ये ले सकते हैं, डीएम 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 डीएम, मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स आई कैन अज्यूम दैट इट इज डीएम, बट सब पार्टिकल्स के लिए एक्स सेम नहीं होगा। जो पार्टिकल यहाँ पे उसके लिए एक्स विल बी मोर, जो पार्टिकल यहाँ पे है ना ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए ये जो एक्स है वो नेगेटिव होगा, द एक्स विल बी नेगेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, क्योंकि एक्स ये दूसरी तरफ है। कंसिडर दिस एक्स एज अ वेक्टर, on the right side if you take x as positive, so on the left side you will take negative, ऐसा अब रूल है। अब होता है क्या, ये जो प्रोडक्ट है ना x into dm की प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस, इट्स मास इनटू डिस्टेंस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिस्टेंस स्क्वायर होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना मास इनटू डिस्टेंस की प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज मोमेंट। ये कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आते हैं, आपको इतना नहीं है, मतलब मूवमेंट्स वगैरह ज्यादा डिटेल में नहीं है आपको, जस्ट इतना याद रख सकते हो इस प्रोडक्ट को मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मत बोल देना, मूवमेंट। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्स डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्स डीएम मतलब ये जो हमने टर्म लिखा एक्स डीएम, ये सारे पार्टिकल्स के लिए लिखा और उसका सम किया, दिस समेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो इट कैन बी प्रूवन दैट ये जो इंटीग्रेशन आएगा वो जीरो आएगा। मैं ये भी प्रूफ करके देता हूँ कैसे जीरो हुआ, बट ये समेशन आदमी में जीरो आता है, ठीक है। देखो तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, समेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समेशन, समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, इसको मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट, समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इज जीरो ना, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा सर ये जीरो कैसे हुआ, वाई जीरो, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है, x coordinate of center of mass, x coordinate of center of mass is given by m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3। ये फॉर्मूला आपने देखी होगी, इट इज अ फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास निकालने की फॉर्मूला होती है। काम करो इसमें ये x क्या है पता है, these are the x coordinate, this is the x coordinate of center of mass, this is x coordinate of first particle, this is x coordinate of second particle, ये सब x coordinate है। अगर आप origin को center of mass पे रखोगे, let's say you keep origin on the center of mass, ठीक है। so जो सारे particles हैं उनका डिस्टेंस आप origin से मेजर करते हो ना, कोई पार्टिकल का डिस्टेंस origin से मेजर होता है, ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे ले लो, सपोज सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास से मेजर होगा। सपोज इफ आई टेक ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ मास, सो सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन ना,
तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। ये टर्म को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, 0 इंटू दिस डिनोमिनेटर विल बी 0 ओनली, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा m1x1 प्लस m2x2। इनको मूवमेंट्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, m इंटू x इज कॉल्ड मूवमेंट। सारी मूवमेंट्स का सम 0 आएगा। ठीक है, एक सिंपल तरीके से याद रखो, टेक एनी पार्टिकल मास, मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। और अगर आप सारे पार्टिकल्स की मूवमेंट को प्लस कर दोगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट मूवमेंट 0 आता है। ठीक है, ये रूल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आता है, हमें खाली इतना ही याद रखना है एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर सपोज ये सेंटर ऑफ मास हुआ ना, यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स मैंने एक ही लाइन में लिए, आई टुक ऑल दिस पार्टिकल इन अ वन लाइन, मतलब इन सारे पार्टिकल्स के खाली एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ऑल पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। बट सपोज बॉडी ऐसा नहीं है, बॉडी कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे ना, सपोज बॉडी पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका आप प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर गिराओ, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। सपोज पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका परपेंडिकुलर गिराओ एक्स एक्सिस पे, दिस विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब अगर पार्टिकल ऊपर है तो आप ऐसे गिरा के, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये पॉइंट समझा? ये समझ गया तो आपको वो रीजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, आई एम कमिंग टू द माय टॉपिक, वी वांट टू प्रूव दैट व्हाई दिस इज 0, राइट? ध्यान से देखो, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू cm ना, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ dm cm। see this diagram, see this diagram, think p एक पार्टिकल है, मतलब p पे एक पार्टिकल है जो dm है, उसको आपने ऐसे गिराया परपेंडिकुलर, सो cm जो है ना, cm इज एक्चुअली x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल। देखो पार्टिकल यहाँ पे आपने ऐसे परपेंडिकुलर गिराया, cm यू टेक ओरिजिन एट द c पॉइंट, ओरिजिन आप c पे ले लो, तो ये आपने वो ले लिया, इट इज cm विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल। यहाँ पे आप ओरिजिन अज्यूम करो, दिस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो ऐसे जब परपेंडिकुलर गिराएंगे दिस विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट। तो देखो dm इट्स अ मास ऑफ पार्टिकल, cm इज अ x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं मूवमेंट। ये क्या हो गया, समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स क्या आता है, 0 आता है ना, बताया जो था, दैट्स व्हाई दिस इंटीग्रेशन इज 0। ठीक है, देखो आपने इस पार्टिकल के लिए ये जो cm फाइंड आउट किया ना, dm इंटू cm हो गया, और भी पार्टिकल्स लोगे, हर पार्टिकल के लिए आप ऐसा करोगे, dm इंटू cm, dm इंटू cm, cm विल बी इक्वल टू cm इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल। सब पार्टिकल्स का जब समेशन करोगे ना, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे भी होंगे, इन पार्टिकल्स जो यहाँ पे होंगे ना, उनका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, जो पार्टिकल यहाँ पे होंगे उनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। टेक c एज अ ओरिजिन, इधर जो पार्टिकल है उनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, इधर जो पार्टिकल है उनका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, सम ऑफ ऑल सच टर्म्स विल बी 0। ठीक है, बस इतना ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, अब थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाओ और करो इसको। ठीक है, सो हियर वी गॉट दिस इंटीग्रेशन इज 0, ये रीजन मेंशन कर लो एंड दैट्स ओके। क्लियर, दिस कंप्लीट्स योर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, एग्जाम में कोई ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम में खाली आपको इतना ही लिखना है, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पॉइंट है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपको सिर्फ एक पॉइंट एक जगह पे इसको यूज करना है ऑन दिस थ्योरम। ठीक है, सो आई होप बोथ थ्योरम्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, रिमेंबर फर्स्ट थ्योरम वाज this iz equal to ix plus iy, and next theorem is io equal to ic plus mh square। got this? समझा? ठीक है, so
these both theorems that we discussed, both the theorems are related to moment of inertia. दोनों थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है. हमारा अगला टॉपिक भी जो है ना वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक न्यू टर्म है आपके लिए. यू हैव टू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो थ्योरम्स कंप्लीट करने के बाद आई एम स्टार्टिंग विद नेक्स्ट पॉइंट. जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये थ्योरम्स का एप्लीकेशन क्या है, मैं आपको बताया था कि ये जो थ्योरम्स है ना, यूजिंग दिस theorems you can find out moment of inertia about one axis when moment of inertia about other axis is given. ठीक है, ये हम लोग आगे चल के इन थ्योरम्स को यूज भी करेंगे while solving our problems. ये थ्योरम बहुत काम आते हैं आगे चल के. ठीक है, बट राइट नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है moment of inertia of various bodies. Moment of inertia of various bodies. ठीक है, ठीक है. अब ये टॉपिक में क्या होने वाला है, हम लोग कुछ ऐसी बॉडीज लेंगे जिनका शेप रेगुलर होता है. मतलब विल टेक अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. ये जो नॉर्मली शेप्स होती है ना, स्फीयर, डिस्क, रिंग, सिलेंडर, अगर बॉडी ऐसी शेप्स की है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडीज. ठीक है, हेडिंग डाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज. ठीक है, इसमें पहला जो बॉडी है जो आपको देखना है, पहला जो बॉडी है वो है, हेडिंग डाल सकते हो ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी विल टेक दिस रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. मतलब वी आर हैविंग वन बॉडी विच इज ऑफ द शेप रिंग, बॉडी रिंग शेप की है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, ना सी क्या होता है, ध्यान से देखो, ये रिंग का कैसे निकालेंगे. इमेजिन दैट हियर आई एम ड्राइंग वन रिंग. मैंने रिंग बनाया, ये रिंग है. रिंग इज ऑलवेज सर्कुलर इन शेप, तो ये सर्कुलर शेप की है. दिस इज अ साइड डायग्राम ऑफ द रिंग. रिंग को हम लोग एक साइड से देख रहे हैं. रिंग विल लुक लाइक दिस. लेट्स सपोज मास ऑफ दिस रिंग इज m. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, mass of this ring is m and the radius of this ring is r. ठीक है, okay. What is this? It is the center of the ring. ये रिंग का सेंटर है and this is also center of mass of the ring. ठीक है, now see, suppose जो axis है ना, okay, you want to find moment of inertia, उसके लिए axis जरूरी होता है. Let's say जो axis है ना, axis is passing through center of mass. ये देखो, see, दिख रहा है, axis is passing through center of mass and axis is also perpendicular on the plane. ठीक है, axis को मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे. axis जो हमने ली है वो कैसे ली है, axis is passing through center of this ring and it is perpendicular on the plane of the ring. It is perpendicular on plane of the ring. ये थोड़ा मैंने एक्सिस को डिस्क्राइब किया है. एक्सिस ऐसी है, ठीक है. तो अराउंड दिस एक्सिस वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये एक्सिस के लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है. ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक है, देखो सिंपल है, काफी सिंपल होता है. अब अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम दैट दिस रिंग इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये रिंग है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड है. ठीक है, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इसमें से मैं आपको एक पार्टिकल शो कर देता हूँ. लेट्स सी, यहाँ पे एक पार्टिकल है. सी, यहाँ पे एक पार्टिकल है, दिख रहा है. रिंग ऐसे ही पार्टिकल्स को कलेक्ट करके बनी हुई है. रिंग इज मेड बाय ज्वाइनिंग सच पार्टिकल्स.
ये एक पार्टिकल है, सपोज इसका मास है, इस पार्टिकल का मास है dm. Let's say dm is a mass of particle. Can you tell me what is the distance of this particle from the axis? What is the distance of this particle from axis? Radius, na? It will be radius. हाँ, correct है. Distance of this particle from axis is radius. तो ये मैं r लिख दिया, देखो. अब एक बात ध्यान से सुनना. Listen one point very carefully. ये पार्टिकल के बारे में तो आपने बता दिया कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज r. बट टेल मी इफ आई टेक सम अदर पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया. अब ये बाकी पार्टिकल ड्रॉ मत करो, डोंट ड्रॉ अदर पार्टिकल, जस्ट ड्रॉ वन पार्टिकल ओनली. बट इमेजिन करो अगर मैं बाकी पार्टिकल लूं, उनका भी डिस्टेंस एक्सिस से r ही रहेगा ना. ऑल द पार्टिकल्स विल बी एट व्हाट डिस्टेंस? r. करेक्ट है. दैट मीन्स सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, वो डिस्टेंस कांस्टेंट है. डिस्टेंस कांस्टेंट है. ऑल पार्टिकल हैव अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस. उसका रीजन ये होता है कि जो रिंग है ना, रिंग इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. रिंग के जो सारे पार्टिकल्स हैं, the particles of the ring are symmetrically distributed around the axis. ठीक है. So अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं. See, look here. This is mass of one particle and the distance of this one particle from the axis is capital R. स्क्वायर कर लेता हूं मैं. ये क्या पता है, ये मैंने क्या लिया है? It's mass distance square. Distance from the axis. मास डिस्टेंस स्क्वायर. ऐसा मैंने बाकी पार्टिकल्स के लिए भी किया. सपोज आई डिड सेम टर्म, आई रिटन सेम टर्म फॉर अदर पार्टिकल आल्सो, और सबको ऐड कर दिया. उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी राइट दिस वे. सो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस. ये एक्सिस कहां से पास हो रही है? इज इट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास से जा रही है ना. तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई सी लिख सकता हूँ. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास. ठीक है. अब देखो ये जो r है ना, r इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस. ये r कांस्टेंट है, सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस r ही होगा. r स्क्वायर बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से. इट विल बी जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dm. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm? It will be total mass of the body. Integration of dm will be total m, mass of the body. Yes, you are correct. Integration of dm होगा m. सारे पार्टिकल्स के मासेस को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल मास ऑफ द रिंग मिल जाएगा ना. इंटीग्रेशन ऑफ dm को m लिखो into r square. This is nothing but this is a formula for moment of inertia of ring about an axis that passes through center of mass. ठीक है. काफी छोटा डेरिवेशन है. देखो शुरू होते ही खत्म हो जाता है. स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया. हाँ. और बहुत सारे बच्चे टेस्ट में भी ये नहीं लिख के आते हैं. टेस्ट में ये पूछा जाता है, लिख के नहीं आते. बोलते सर कितना डिफिकल्ट चैप्टर है रोटेशन. क्या डिफिकल्ट है? स्टार्ट होते ही डेरिवेशन खत्म हो जाती है. कहाँ डिफिकल्टी है? ठीक है. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ी मेहनत करो, आराम से आपकी 95% को मार्क्स आ सकती है फिजिक्स में. थोड़ा दिमाग लगाने की चीज है खाली. ठीक है. ठीक है. और यहाँ दिमाग नहीं लगा पाओगे तो लाइफ में और कहाँ पे दिमाग लगाओगे? यहाँ पे लगा के देखो तो पता चलेगा कि आपको है कि नहीं दिमाग. कितनी छोटी डेरिवेशन है आप खुद देखो. फिर भी मैंने देखा है टेस्ट में स्टूडेंट नहीं लिख के आते हैं ये डेरिवेशंस. ठीक है. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. कोई हार्ड नहीं है ये. This is moment of inertia of ring. ठीक है. Got this? ठीक है. अब एक काम करो, put the heading put करो. मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखो. Mi of ring about different axis. Mi of ring about different axis. एक्सिस में ax es आएगा. ax es.
ठीक है, लिखा आपने? एम आई ऑफ रिंग अबाउट डिफरेंट एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या है, अभी भी हम लोग रिंग के ऊपर ही है, वी आर स्टिल डिस्कसिंग रिंग ओनली। थिंक ये रिंग है, C इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं रिंग के ऊपर। सी दिस पॉइंट, सी दिस, ये O दिख रहा है? O is an ordinary point taken on the circumference of this ring। रिंग के सर्कमफरेंस पर हमने ये O पॉइंट ले लिया है। O पता है, O कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो आप रिंग के ऊपर। O is any ordinary point taken on the circumference। ठीक है, अब सपोज एक्सिस जो है ना, एक्सिस O से पास हो रही है, axis passes through O and this axis is also perpendicular on the plane of the ring। ये देखो, रिंग हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस वर्टिकल है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द रिंग। अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। सो देखो, मैंने एक्सिस चेंज कर दिया। इन द अर्लियर एग्जांपल एक्सिस वाज पासिंग थ्रू C, नाउ इट इज पासिंग थ्रू O। अपने एक्सिस चेंज कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा ना। अभी हमें ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, जो हमने पहले एक्सिस बनाया था ना, द एक्सिस व्हिच वी ड्रॉन अर्लियर व्हिच वाज पासिंग थ्रू C, वो भी मैं बना लेता हूँ। ये देखो, तो ये जो एक्सिस है ना, लेट्स से फॉर दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC, एंड फॉर दिस न्यू एक्सिस, जो मैंने न्यू एक्सिस बनाई है ये वाली, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IO। तो मुझे IO फाइंड करना है, और प्रीवियस पार्ट में हमने IC फाइंड किया था। एनी आइडिया व्हाट टू डू? यस, वी विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सो लिखो, लिखो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट डाउन, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO is equal to IC plus MH square। करेक्ट है? अब देखो ये IC क्या होता है, IC इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर। ये IC हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, द वैल्यू ऑफ IC इज दिस मच। ये IC की वैल्यू है ना mr स्क्वायर। ठीक है, जो हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया वही है ना, IC की वैल्यू है mr स्क्वायर प्लस m इज अ मास ऑफ रिंग। कोई बता सकता है ये H किसके इक्वल होगा? व्हाट इज H इक्वल्स टू? उज्जवल सिंह करेक्ट है, अभय शर्मा यू आर करेक्ट, सुमित दमाने करेक्ट है, दीपिका आकांक्षा यू आर करेक्ट। ठीक है, क्षेतेंद्र जिंदे करेक्ट है। ठीक है, सो करेक्ट है। सब स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर H जो है ना, H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। याद है, आज ही किया है। H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के बीच में क्या डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है ना, रेडियस है ना। हियर रिमेंबर H विल बी इक्वल टू R। H की प्लेस पे R सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो गया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर। So देखो, this is a moment of inertia of the ring when axis passes through any point on the circumference।
हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, ये बीच में इंटरप्ट हो गया, कट गया बीच में। सबको आवाज वगैरह आ रही है? स्क्रीन भी दिख रहा है और आवाज भी आ रहा है, दोनों हो रहा है? हाँ सर हाँ। ठीक। हाँ जस्ट 5 मिनट्स का टॉपिक है, लेट मी कंप्लीट नाउ। सी टू इट। स्क्रीन बड़ा कर दो सर, स्क्रीन तो। हाँ एक हाँ, मैं क्या बोल रहा था, रिंग के लिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जितना आप करोगे अलग अलग टॉपिक्स, उतना ही रिंग का नॉलेज बढ़ता जाएगा आपका। ठीक, तो रिंग के लिए चलो थोड़ा और कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ रिंग, सी इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। अब मैं देखो एक्सिस फिर से चेंज कर रहा हूं। आई एम ड्राइंग अ न्यू एक्सिस नाउ। ये देखो, सी दिस एक्सिस, दिख रहा है? ये एक्सिस आपको पता है कैसे दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सिस है, इट इज पासिंग थ्रू डायामीटर ऑफ द सर्किल, डायामीटर ऑफ द रिंग। रिंग इज सर्कुलर ना, तो ऐसा लग रहा है कि रिंग के डायामीटर से ये पास हो रहा है। ठीक है, सो इधर मैं थोड़ा सा हेडिंग भी डाल सकता हूँ। आई कैन राइट दिस वे, एम आई ऑफ रिंग, व्हाट वी आर फाइंडिंग नाउ, वी आर फाइंडिंग एम आई ऑफ रिंग about diametrical axis. mi of ring about diametrical axis, मतलब ये ऐसी एक्सिस है जो डायमीटर से पास हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने फिर से एक्सिस चेंज कर दिया। पहले हमने ये एक्सिस ली थी, अब मैंने ये ले ली है। मैंने फिर से एक्सिस चेंज कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। लेट्स फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सपोज अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है id। ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है id। ठीक है, और आपको ये एक्सिस याद होगी, सी दिस एक्सिस, सी दिस एक्सिस, इट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये वाली। ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है कितनी होती है? उसको हम लोग लिखेंगे आई सी। फॉर दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई सी, फॉर दिस एक्सिस इट इज आई डी। देख लो, इसमें से हमें आई सी ऑलरेडी मालूम है, और आई सी हमें ऑलरेडी मालूम है, और हमें आई डी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल नहीं है। These axes are perpendicular to each other. So obviously यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो पहले मैंने आपको सिखाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई एम टेकिंग नाउ दिस वन जस्ट टू गिव यू द आइडिया ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक बात, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है मुझे, ठीक है? हाँ करेक्ट है, काफी स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सृष्टि वगैरह का आंसर करेक्ट है। वी वांट टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थोड़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को याद करो। उसमें हमको ना 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यू नीड 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। यहाँ पे कितनी एक्सिस दिख रही है? 2। तो लगाओगे कैसे? आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे कितनी दिख रही है? 2। तो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, आई एम ड्राइंग द थर्ड एक्सिस ऑल्सो, सी द थर्ड एक्सिस। थ्योरम लगाने के लिए मुझे 3 एक्सिस चाहिए, सो आई एम ड्राइंग द थर्ड एक्सिस, सी द थर्ड एक्सिस। सी दिस थर्ड एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड एक्सिस भी डायमेट्रिकली है ना, थर्ड एक्सिस इज आल्सो पासिंग थ्रू डायमीटर। सो यू नो, एक डायमीटर और दूसरे डायमीटर में कोई फर्क नहीं होता है, ऑल डायमीटर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सपोज ये जो दूसरा डायमीटर लिया है आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर फर्स्ट डायमीटर, for first diameter moment of inertia is id, so for this axis also it will be id, इसके लिए भी id होगा। ये जो एक्सिस है ना, ये भी डायमीटर ही है, तो id होगा ये। लेकिन आपको पता है ये जो दोनों डायमीटर्स मैंने लिए हैं, सपोज दीज बोथ डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
You can take two diameters that are perpendicular to each other. ठीक है, सर्किल में आप ऐसे दो डायमीटर ले सकते हो ना जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे. लेट्स से these two diameters are perpendicular to each other. अब ये बिल्कुल रेडी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए. जिनको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता है, यू नो द थ्योरम I Z equals to IX plus IY. यहाँ पे XYZ नहीं है. Here we are not having XYZ. We are having IC, ID, ID. यहाँ पे आप थ्योरम कैसे लगाओगे? How will you write the theorem? या ईशा कदम करेक्ट आंसर है. काफी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दे रहे हैं. कार्तिक, ऋषिकेश दोनों का आंसर करेक्ट है. आशुतोष, शितेंद्र जिंदे, हाँ करेक्ट करेक्ट आंसर आ रहा है. ठीक है, आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर्स. वेरी गुड. चलो कंप्लीट कर लेते हैं अभी. हर्ष महाजन, पार्थ, आपके आंसर्स करेक्ट हैं. वेरी गुड. लिखो ऐसे, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. थ्योरम लगाओ परपेंडिकुलर एक्सिस. आपका ऐसे है आईडी प्लस आईडी इक्वल्स टू आईसी. ऐसे लिख सकते हैं. आईसी इज इक्वल टू आईडी प्लस आईडी विच बिकम 2ID. और आईसी की वैल्यू डाल दो. आपकी आईसी की वैल्यू है mr स्क्वायर. वैल्यू ऑफ आईसी इज mr स्क्वायर. मुस्कान चतुर्वेदी, आपका आंसर करेक्ट है. हाँ. अमन पठान, आई थिंक अमन कुछ नाम था. रॉन्ग आंसर क्यों दे रहे हो? ये 2 नीचे पास करो. आईडी की वैल्यू क्या आएगी? इट बी mr स्क्वायर बाय 2. This is a final answer. This is a moment of inertia of ring about a diametrical axis. हाँ करेक्ट आंसर आ रहे हैं. अब मैंने लिख दिया, अभी क्यों मैसेज कर रहे हो गया? ये आईडी का आंसर है. हाँ सब स्टॉप मैसेजिंग. ये आईडी का आंसर है. कुछ समझा? तो इतना हार्ड भी नहीं है, देख लो. दिस इज डायमेट्रिकल एक्सिस. इसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है. लेकिन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने के लिए 3 एक्सिस की आवश्यकता होती है. 3 एक्सिस की नीड होती है. इसके लिए मैंने एक और डायमेट्रिकल एक्सिस बना लिया. आईडी प्लस आईडी इक्वल टू आईसी. ये समझ के लो. ठीक है, सो आई होप ये पूरा समझ गया. रिंग से रिलेटेड या पहले जो थ्योरम डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछो. नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ. डोंट लेफ्ट. 2 मिनट सुन लो पहले. मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ. एक होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज आप करके आना. इससे आपका ही नॉलेज और बढ़ेगा. ठीक है ठीक है. एक होमवर्क दे रहा हूँ. पुट द हेडिंग. हेडिंग पुट करो. एम आई ऑफ रिंग. एम आई ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस. एम आई ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस. ठीक है, ये क्या है सुनो. मैं वापस आपको रिंग बना के दे रहा हूं. उसमें आई विल गिव यू वन न्यू एक्सिस. एक न्यू एक्सिस दूंगा. दैट न्यू एक्सिस इज टेंजेंट ऑन द रिंग. तो आपको वो न्यू एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल फाइंड करके आना है. ठीक है, तो वन टॉपिक आई एम गिविंग एज अ होमवर्क टिल टुमारो. आई वांट इट. डायग्राम में दे रहा हूं, नोट कर लो. जो स्टूडेंट लेफ्ट आउट कर रहे हैं ना उनको भी चेक करूंगा मैं कल. उनके नाम अभी नोट हो रहे हैं, वो उनका पहले चेक करूंगा मैं, जो अभी लेफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये सी सेंटर ऑफ मास है. और जो मैंने रिंग आपको देनी है वो रिंग मैं अभी बना लेता हूँ. सी, ये एक्सिस देखो. दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू एनी वन पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस. ये रिंग जो है ना, रिंग के ऊपर ये टेंजेंट है. इट्स अ टेंजेंट ऑन द रिंग. आपको ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है. ठीक है, सपोज क्योंकि ये टेंजेंट है
So let's say moment of inertia is IT. Moment of inertia about this axis is IT. IT, T for tangent. Tomorrow I want answer for this. आप ये जो दो theorems है ना, parallel axis theorem या perpendicular axis theorem, इन दोनों theorem में से एक theorem use करके answer आ जाएगा. Okay. Till tomorrow you try this question. ठीक है? This is a homework. So we will meet tomorrow. कुछ difficulty है क्या तो पूछ सकते हो. Is there any difficulty? हेलो सर. हाँ बोलो. हेलो सर. सर वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बार फिर से बताओ ना. वो मैं बाहर गया था.